Ape 11 to Bees. Welcome to my YouTube channel RDX Novels to Reach 11 दिव्य तलवार। आदित्य बहुत खुश था, उसे आज रैंक 2 के हकीक की उपाधि मिल गई थी। आदित्य एग्जाम हॉल से बाहर गया और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना बेज दिखाकर बोला, अब मुझे जड़ी बूटियां मिल सकती है क्या? वो रिसेप्शनिस्ट डर गई कि कहीं वो उसे नौकरी से निकल न दे, क्योंकि इस शहर में रैंक 2 के हकीम की बहुत इज्जत होती है, उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। इसलिए इस रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य से डरते डरते माफ़ी मांगी और उसे सारी जड़ी बूटियां दे दी और आदित्य के पास अब मात्र 5,000 रुपये ही बचे थे। फिर आदित्य अपने घर चला गया और आर्यन के पास जाकर उसके सिर पे हाथ रखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी जांच की और बोला, आदित्य मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर आदित्य ने वो जड़ी बूटियां आर्यन को दी और बताया कि इनको कब और कैसे लेना है। फिर आदित्य अपने कमरे में बैठ के अपने दिमाग को सभी किताबों को अपने दिमाग में जानकारी के रूप में ग्रहण करने लगा। देखते ही देखते आदित्य को जानकारी ग्रहण करते हुए 2 दिन बीत गए। जब आदित्य को होश आया तो वो अलग ही जगह पर था। वहाँ बहुत अंधेरा था, शायद ये कोई गुफा है। वहाँ उसे वही बूढ़े साधु की आवाज़ आई जो उसके सपने में आता था। आवाज़ आई, ढूंढी होगी दिव्य स्वर्ण तलवार, ग्रहण करनी होगी तलवार की शक्ति। ये सुनकर आदित्य हैरान हो गया और तभी उसे झटका लगा और उसने खुद को वापस अपने कमरे में पाया और उसे किताब में पढ़ी एक जानकारी याद आने लगी कि कहा जाता है कि मध्यकाल में एक देवता थे, उनके पास एक दिव्य तलवार थी। एक दिन इस दुनिया को खत्म करने एक शैतान आया जिससे उस देवता ने लड़ाई की और देवता ने उस लड़ाई में अपनी दिव्य तलवार से उस शैतान को मार डाला। पर उस लड़ाई के बाद वो तलवार टूट गई और 9 अलग तलवारों में बदल गई और आज भी किसी न किसी जगह पे वो 9 तलवारें मौजूद है। क्या दिव्य स्वर्ण तलवार उन्हीं 9 तलवारों में से एक है? क्या मालूम क्या है ये? शायद महागुरु को पता हो। इसके बारे में इतना बोलकर चल पड़ा आदित्य महल की ओर। महल पहुंचकर आदित्य ने महागुरु को टेलीपैथी से मिलने को बोला और महल के बगीचे में बुला लिया। बगीचे में आने के बाद आदित्य ने महागुरु से बिना बात घुमाए पूछा, महागुरु क्या आपने कभी दिव्य स्वर्ण तलवार का नाम सुना है? आदित्य की बात सुनकर महागुरु गहरी सोच में पड़ गए और बोले, मेरे गुरु के गुरु यानी कि मेरे ग्रैंड टीचर ने एक बार बताया था कि इस दुनिया ने कहीं 9 दिव्य तलवारें छुपी हुई है और सही महायोद्धा को ढूंढ रही है जिसकी काबिलियत ब्रह्मांड तक को हिला देने वाली हो। ग्रैंड टीचर ने बताया था कि जो सभी 9 तलवारें को इकट्ठा करके उनको जोड़ लेगा उसे मिलेगी दिव्य स्वर्ण तलवार और वो बनेगा दुनिया का नया। मुझे तो लगा था कि यह एक कहानी है, क्या सच में ऐसी कोई तलवारें होती है? जी शुक्रिया महागुरु, अब मैं ढूंढूंगा दिव्य स्वर्ण तलवार। आदित्य की बात सुनकर महागुरु कांप उठे और बोले, क्या सच में ऐसी कोई तलवार होती है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। ये तो मुझे भी नहीं पता महागुरु, आदित्य बोला। आदित्य अपनी ही सोच में गुम। महागुरु दे बोला, ठीक है महागुरु, अब मैं चलता हूँ। और जब वो घर पहुंचा तो देखा आर्यन खान खा रहा था, तो आदित्य आर्यन के पास गया और उसके साथ खाना खाने लगा। फिर दोनों अपने अपने कमरे के चले गए और साधना करने लगे। आदित्य साधना करता करता फिर एक बार उस गुफा में पहुंच गया। तब उसने देखा वो साधु उसके सामने खड़े थे और उनके पीछे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस साधु ने बोला, आदित्य मैं एक संत हूँ जो कई 100 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे पूर्वज देवता थे और तुम देवताओं के वंशज हो। तुम्हारे परिवार में सबने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं इंसानियत के लिए, और तो तुम्हारे माता पिता ने भी बड़े महान काम किए हैं। आदित्य हैरान हो गया और हकलाते हुए बोला, श्रेष्ठ क्या आप मेरे माता पिता के बारे में जानते हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आखिर कौन हूँ मैं? बताए श्रेष्ठ, मुझे बताए। आदित्य की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। उसे पहले तुम ढूंढनी होगी 9 तलवारें और उससे बनेगी दिव्य स्वर्ण तलवार को तुम्हारे पूर्वज ने 9 हिस्सों में छुपाया था, उसे ढूंढकर बने एक देव। 4 तलवारें छुपी है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के केंद्र में। 5वीं तलवार है जल का प्रतीक, 6ठी तलवार है आग का प्रतीक और 7वीं मिलेगी आकाश में। 8 वो तलवार दिखेगी पूर्णिमा के दिन और 9वीं तलवार है काला शैतान वंश के मुखिया के पास। हर तलवार के सामने मिलेगा मौत का खतरा। श्रेष्ठ कृपया मुझे बताए मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ आदित्य नहीं हो, तुम हो आदित्य राठौड़। राठौड़ खानदान इस पूरे आकाश मंडल का सबसे ताकतवर परिवार हुआ करता था। अचानक से आदित्य की आंखें बंद हुई और उसने अपने आप को कमरे में पाया। आदित्य अपने आप से बोला, आखिर ये राठौड़ खानदान कौन है? और मैं राठौड़ खंडा का वंशज हूँ। मुझे असलियत जाननी ही होगी और पहले मुझे 4 दिशाओं के केंद्रों में जाना होगा। आदित्य सबसे पहले नीलामी घर की मालकिन पूनम के पास गया। आदित्य को देखकर पूनम बहुत खुश हो गई और बोली, आओ आदित्य, आज क्या बेचने आए हो? आदित्य बोला, आज कुछ बेचने नहीं, आज मैं कुछ खरीदने आया हूँ। मुझे चाहिए इस देश का नक्शा जिसमें उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण का केंद्र तक जाने का नक्शा हो। पूनम ने एक नौकरानी के कान में कुछ बोला और नौकरानी को कमरे से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर में नौकरानी कुछ कागज लेकर आए और पूनम को पकड़ा दिया। पूनम ने वो कागज आदित्य को दिए और बोली, ये इस देश के 4 दिशाओं के 4 नक्शे हैं। इनमें केंद्र की जगह ये है उत्तर में दिव्य शिल्प पहाड़ी, दक्षिण में सफेद दैत्य घाटी, पूरब में एक जंगल जो एक जानवरों से भरा हुआ है, पश्चिम में है एक रेगिस्तान। तो क्या होगा आगे? क्या हासिल कर पाएगा आदित्य? सभी तलवारें और कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है आदित्य का? चैप्टर 12 मुकाबला टक्कर का।
आदित्य ने देखा कि सबसे नज़दीक उत्तर में दिव्य शिल्प पहाड़ी है जो यहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी है। पहले महाराज से बात करके देखता हो सके तो उनकी प्रतियोगिता जल्दी खत्म कर फिर चलूंगा। फिर आदित्य महाराज के पास गया और उनसे बोला, महाराज मुझे उत्तर दिशा में करीब 1500 किलोमीटर के दूरी पर एक खास मकसद से जाना है। कृपया आप मुकाबला इसी हफ्ते के आखिरी दिन में आयोजित करवा दीजिए। मैं तैयार हूँ बादलगढ़ शहर के योद्धा को हराने के लिए। महाराज भी आदित्य की बात मान गए। आखिर उनके पास और कोई चार भी तो नहीं था। और फिर आदित्य चल पड़ा अपने कक्ष में ट्रेनिंग करने और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। आज दिन था आदित्य के मुकाबले का। आदित्य जब मुकाबले के मैदान में पहुंचा तो देखा मैदान खर्चों खचा भरा हुआ था। दोनों शहरों के लगभग कर किसी को पता था कि दोनों शहर एक होने वाले हैं और सतह पर कौन बैठे हैं आज उसका मुकाबला है। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वहां कुल 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। आदित्य मैदान में जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा अपने प्रतिद्वंदी का। देखते ही देखते ऊपर से हवा में उड़ता हुआ एक शख्स मैदान के बीचों बीच आ गया और सब लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे। लोगों के नारों के बीच आदित्य बोला, तो इसका नाम है पवन और है वायु मूल शक्ति का योद्धा है। आदित्य की मूल शक्ति थी बिजली, पर अभी तक उसने अपनी मूल शक्ति जगाई नहीं थी क्योंकि वो अपनी मूल शक्ति 5 तत्वों के लेवल पर जाकर ही जगाना चाहता था, जिससे इसकी मूल शक्ति में 5 तत्वों की शक्ति भी होती। आदित्य और पवन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और फिर दोनों ने सिर झुकाकर परंपरा का मान रखा और फिर मुकाबला शुरू हो गया। अचानक से पवन अपनी जगह दे गायब हो गया, पर वो गायब आम लोगों की नज़र से हुआ था। आदित्य तो साफ साफ देख पा रहा था कि पवन तेज दौड़कर उसके पास आ रहा है, पर आदित्य घबराया नहीं क्योंकि अब वो लेवल 8 का नहीं, इस हफ्ते में वो लेवल 9 का एक्सपर्ट बन गया था। उसने बस एक कदम दाएं लिया और पवन के वार से बच गया। फिर आदित्य अपना हाथ आगे किया तो देखा आदित्य के हाथ में पानी की बूंदें थी, जिससे आदित्य का हाथ जख्मी हो गया था। आदित्य बोला, ये तो हवा की नमी से पानी निकलकर हमला करने में माहिर है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और इधर अपनी तरकीब काम करते देख पवन मुस्कुराने लगा और भीड़ उसकी हौसला अफजाई करने लगी। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय नहीं की थी, जिस कारण उसे हमले का पता नहीं चला, इसलिए आदित्य का हाथ जख्मी हो गया। आदित्य ने दिव्य दृष्टि सक्रिय की और पवन को हमला करने का इशारा किया। पवन फिर वहां से गायब हो गया और आदित्य ने भी जल्दी से एक पंच जोरदार तरीके से 7 कदम बाएं जाकर मारा और अचानक से आदित्य ने अपने हाथ में ऊर्जा शक्ति भरते हुए हवा में कुछ पकड़ा तो लोगों ने देखा आदित्य के हाथ से पानी का धुआं बनकर निकल रहा है। पवन आदित्य के मुंह से 8 कदम दूर गिर और मुश्किल से बोला, तुम्हें कैसे पता चला मेरा हमला कहाँ होगा? आदित्य कुटिलता से बोला, तकनीकें मुझे भी आती है। आदित्य की ये लाइन सुनकर तो उसके शहर यानी कि मेघ शहर वालों का शोर तो इतना था कि जैसे वो बता रहे हो कि हमारे शहर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। पवन ने उठकर बोला, अब बारी है मेरे हुक्म के इक्के की ओर। ऐसा बोल पवन ने अपने हाथ से रहस्यमयी लकीरें हवा में बनानी शुरू कर दी, जिससे पवन का हाथ चमक रहा था। इस तकनीक से पवन के सामने हवा की अदृश्य दीवार बन गई, जिससे वह हवा की गोलियां चलाकर हमला कर सकता था। जैसे ही एक हवा की गोली आदित्य को लगी, उसकी बाजू के खून निकलने लगा। आदित्य बोला, अब को मेरा हुक्म का इक्का। ऐसा बोल आदित्य ने अपनी अंदरूनी शक्ति से पवन पर हमला कर दिया और टेलीपैथी से पवन को बोला, तुम हार चुके हो। देखते ही देखते आदित्य का अंदरूनी शक्ति से बना हमला पवन से टकराया और पवन का हवाई दीवार वाला हमला झट से बेअसर हो गया और पवन को इतना बड़ा झटका लगा कि वो मैदान से बाहर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। पर सब लोगों के तो होश ही उड़ गए थे। क्या वो अंदरूनी शक्ति थी? क्या वो एक हकीम है? आदित्य की अंदरूनी शक्ति देखकर तो बड़े बड़े योद्धा भी हैरान थे, क्योंकि उसकी अंदरूनी शक्ति तो रैंक 3 के हकीम जितनी थी, जो हमारे जैसे छोटे शहरों में तो लाखों में एक होता है। आदित्य का मुकाबला देखने के बाद महाराज और महागुरु बोले, ये हमारे जैसे छोटे देशों में भी रहेगा, इसका तो जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने को। आदित्य की जीत के बाद राजा जी ने उसे अपना इनाम दिया, अंदरूनी शक्ति की गोली, और आदित्य को बोले, तुम हमारा महल का रक्षक अलौकिक सतरंगी ड्रैगन लेकर जा सकते हो, तुम्हें उत्तर दिशा में जाने में आसानी होगी। आदित्य बोला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महाराज बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आदित्य ने बोला, तो क्या आप किसी राठौड़ खानदान के बारे में जानते हैं? आदित्य की बात सुन महाराज और महागुरु चौंक गए और बोले, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। ऐसा बोल आदित्य को लेकर एक साउंड प्रूफ कमरे में आ गए। महागुरु बोले, आदित्य तुम्हें इस नाम के बारे में कैसे पता चला? आदित्य बोला, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं राठौड़ खानदान का वंशज हूँ। महागुरु आदित्य की बात सुन बोले, हमें पहले से ही शक था। अब चौंकने की बारी थी आदित्य की, क्या आप जानते हैं मेरे बारे में? महागुरु बोले, नहीं आदित्य, हमें शक था, क्योंकि तुम्हारी दिव्य दृष्टि तकनीक का नाम है आत्मिक दृष्टि या आत्मिक आंख, जिसे हम किसी भी भ्रम के परे देख सकते हैं। ये खास तकनीक सिर्फ राठौड़ खानदान के वंशजों को विरासत में उनके खून में ही मिलती है। आदित्य हैरान था और फिर वो बोला, तो महाराज और महागुरु कहाँ मिलेगा मुझे मेरा परिवार? महागुरु आदित्य की बात सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, देखो आदित्य, इस दुनिया में राठौड़ खानदान सबसे ताकतवर खानदान था, पर उसके दुश्मन भी बहुत थे, और 100 साल पहले राठौड़ खानदान अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पर मुझे लगता है वो किसी अलग लोक में रहने चले गए थे। आदित्य ने पूछा, क्या मतलब है आपका, कोई दूसरे लोक?
महागुरु बोले, मैं कभी राठौड़ खानदान के मुखिया को मिला तो नहीं, पर मैंने सुना है कि मुखिया की ताकत इतनी थी कि वो देवता बनने के सिर्फ एक कदम की दूरी पर थे। वो अपने लेवल में एक लोक भी तैयार कर सकते थे। अदृश्य ने महागुरु से पूछा, क्या मैं कभी उस लोक में जा पाऊंगा? महागुरु आदित्य की बात सुन महागुरु ने बोला, मेरे ग्रैंड टीचर ने बताया था कि अगर किसी के पास दिव्य स्वर्ण तलवार हो तो वो आयामों को खोलकर दूसरी दुनिया में भी जा सकता है। शायद यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। चतेरा, तलवार को ढूंढा। आदित्य मन ही मन बोला, अब तो किसी भी हाल में मुझे वो 9 तलवारें ढूंढनी ही होगी, मुझे जाना ही होगा दिव्य शिल्प पहाड़ी पर। ये बोला आदित्य बैठा अलौकिक सतरंगी ड्रैगन जिसका नाम था टाइलॉन। टाइलॉन नाम का ये ड्रैगन एक दिन में ही 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता था। आदित्य ड्रैगन पर बैठा और चल पड़ा देवशिल्पा पहाड़ी पर। देखते ही देखते आदित्य हवा के रास्ते चलता हुआ पहुंच गया देवशिल्पी पहाड़ी। आसमान तक छूती हुई घने जंगलों से भरी और एक रहस्यमय आभा वाली ये देवशिल्पी पहाड़ी को देख आदित्य के मन में अचानक से हलचल सी होने लगी। आदित्य ने देखा, ऊपर से देखा कि पहाड़ी के बीचों बीच एक अर्धचंद्र का निशान दिखाई दे रहा था। आदित्य बोला, अच्छा तो ये है इस पहाड़ी का केंद्र। ऐसा बोल चल पड़ा आदित्य नीचे की ओर। और पहाड़ के ऊपरी सतह पर आदित्य ने महसूस किया अजीब सा जहर जैसी हवा है जिसे वो अपनी अंदरूनी शक्ति का कवच बनाकर रोक सकता है और टाइलॉन पर जहर का असर हो जाएगा। फिर आदित्य ने ड्रैगन को हवा में छोड़ा और छलांग लगा दी है उसे पहाड़ी में। जब वो नीचे उतरा तो देखा आसपास हरा भरा जंगल था और अजीब सी शांति थी जिससे अजीब सा डर लग रहा था। तभी आदित्य को एक लड़की को चीख सुनक दो। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर दी तो देखा उसकी दिव्य दृष्टि को एक अजीब सी ऊर्जा ने दबाया हुआ था। आदित्य को लगा ये जरूर उस तलवार की ऊर्जा है और फिर आदित्य ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसे सुनाई दिया कि थोड़ी दूरी पर एक लड़की की कराहने की आवाज़ आ रही थी। आदित्य दौड़कर उस तरफ गया तो एक सुंदर चेहरे वाली आदित्य को उम्र की दिखने वाली लड़की का पैर एक ऊपर से गिरे बड़े चट्टान रूपी पत्थर में फंसा हुआ था। आदित्य को देखकर उस लड़की ने राहत की सांस ली और बोली, प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पैर शायद टूट गया है। लड़की कराहती हुई बोली। अड़कता ने अपनी अंदरूनी शक्ति और एक हाथ के ताकत से वो 700 किलो का पत्थर उठा दिया जिससे वो लड़की बहुत प्रभावित हुई थी। हेलो, मेरा नाम सोनम चतुर्वेदी है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आदित्य बोला, मेरा नाम आदित्य राठौड़ है। आदित्य का नाम सुन सोनम मुस्कुराओ और खड़े होने की कोशिश करने लगी पर वो लड़खड़ा गई और गिरने लगी। तभी आदित्य ने उसे अपने बाहों में पकड़ा और बैठा दिया और बोला, बैठे रहो, रुको, मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। आदित्य ने उसको चोट देखी और बोला, हड्डी टूट गई है। तभी आदित्य को याद आया उसे पास तो दिव्य ऊर्जा थी, यानी कि बिल्कुल साफ ऊर्जा। उसने एक किताब में पढ़ा था कि मध्यकाल में एक देवता की ऊर्जा किसी भी गंभीर चोट या बीमारी के इलाज के सकती है। इसलिए आदित्य ने अपनी जादुई अंगूठी से पानी की बोतल निकाली और उसके अंदर अपना ऊर्जा भर दी और सोनम को देखकर बोला, इसे अपने चोट पर डाल दो। सोनम आदित्य की हरकत देखकर हैरान थी, उसे तो वो सादा पानी लग रहा था, वो उसकी चोट कैसे ठीक कर सकता था। आदित्य उसे बोला, एक बार चोट पर डालकर तो देखो। सोनम ने असमंजस में ही पानी को अपनी चोट पर डाला। उसे लगा था कि चोट पर जलन होगी और उसने देखा कि उसका घाव तो उसके सने इतनी जल्दी भर रहा था और उनके टूटी हुई हड्डी भी जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। सोनम ये देखकर बहुत हैरान थी और फिर हकलाते हुए बोली, ये तो दिव्य जल है। आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। सोनम बोली, दिव्य जल एक रहस्यमय झरने का पानी, जो झरना कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, 1000 साल बाद आता है वो झरना। उसमें भी एक ही बोतल पानी निकल सकते हैं जिसे किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। सोनम भावुक होते हुए बोली, तुमने अपना इतना कीमती जम मुझ जैसी अंजाम लड़की पर व्यर्थ कर दिया। सोनम की आंखों से आंसू आ गए। आदित्य बोला, तुम्हारी चोट गंभीर थी और मैं किसी सुंदर लड़की को अपाहिज होते हुए नहीं देख सकता। आदित्य ने फ्लर्ट करते हुए बोला और सोनम शर्माने लगी। आदित्य ने सोनम से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सोनम बोली, मैं यहाँ एक फल ढूंढने आई थी जिससे मेरी शक्ति और लेवल बढ़ जाएगा। सोनम ने आदित्य का दयालु नेचर देखते हुए सच सच बता दिया। आदित्य बोला, कौन सा फल? सोनम ने बताया, मैं चतुर्वेदी परिवार से हूँ और मेरे पूर्वज ने बताया था कि मुझे शाक्य बढ़ाने के लिए देवशिल्प पहाड़ी पर जाकर एक फल ढूंढना है जो कि एक पुरानी तलवार के पास उगते हैं। आदित्य हैरान हो गया, क्या एक तलवार? आदित्य की बात सुन सोनम बोली, असल में मेरे पूर्वज एक आत्मा का अंश है जिसे हमारे परिवार ने एक खास तकनीक से रखा हुआ है। उन्होंने बताया था कि वो एक दिव्य तलवार है जिसे आज तक कोई पत्थर से निकल नहीं पाया। इसमें दिव्य शक्तियों है जिसकी वजह से यहाँ के वो फल भी दिव्य है। सोनम ने आदित्य से पूछा, और तुम यहाँ क्या करने आए हो आदित्य? आदित्य ने शांत भाव से बोला, मुझे चाहिए दिव्य स्वर्ण तलवार का पहला हिस्सा। सोनम बोली, क्या तुम वो तलवार लेने आए हो? पर आज तो कोई इसे वहां से उखाड़ नहीं पाया। आदित्य बोला, मैं कोशिश करके देखूंगा। सोनम को तो मन ही मन लग रहा था कि ये बेचारा भी नाकामयाब होगा तो कि इसे एक फल दे दूंगी ताकि ये दुखी ना हो। आदित्य और सोनम चल पड़े दिव्य शिल्प पहाड़ी के केंद्र में। करीब 2 घंटे तक चलते रहने के बाद आदित्य को पता चला कि उनके सामने एक बगीचा था जिसमें कई तरह के फल और फूल लगे हुए थे और उस बगीचे के बीच थी एक समय से भी पुरानी लकड़ी की तलवार। आदित्य ने पहले सोनम को उसके फल ढूंढने में मदद की और फिर वो देखने गए उस तलवार को। सोनम बोली, क्या तेजी है वो तलवार पर, ये तो लकड़ी की है। आदित्य ने देखा कि वो तलवार तो कहीं से भी दिव्य नहीं लगती।
आदित्य ने अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति और बाजू बल का इस्तेमाल किया और तलवार निकलने की कोशिश की, पर वो असफल हुआ। तभी आदित्य के मन में एक आवाज आए, अपने खून का इस्तेमाल करो। सोनम आदित्य को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता था कि वो असफल हो जाएगा। पर आदित्य ने अचानक से अपने स्टोरेज रिंग से खंजर निकाला और अपने हाथ पर चला दिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। आदित्य ने उस हाथ से तलवार का हैंडल पकड़ा और तलवार को खून छूते ही तलवार में से चमकदार रोशनी आने लगी और तलवार के आसपास का पत्थर चकनाचूर हो गया। आदित्य ने देखा कि वो लड़की की तलवार एक सुनहरे रंग में बदल गई थी और हवा में उड़ रही थी, और उसमें से एक आवाज आई, मेरे भगवान, आगे आप में कई सदियों से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे अपना लीजिए और मेरे साथ 8 और तलवारों को ढूंढ के मुझ में मिल दीजिए। ये आवाज सिर्फ आदित्य को सुनाई दे रही थी। वो तलवार अचानक से आदित्य के पास आए और आदित्य के हाथ के आ गई। क्या प्यार कर बैठी है सोनम, आदित्य से क्या मिले पाएगी आदित्य को बाकी को तलवारें उड़ने की कला। आदित्य के हाथ में आते ही उस तलवार की ताकत आदित्य को महसूस हो रही थी। आदित्य ने तलवार को एक हल्का सा झटका दिया तो हवा में भी दरारें पड़ गई और जिस जगह पर तलवार घूमी थी उस जगह पर एक काली सी दरार दिखने लगी। आदित्य बोला, वह क्या खतरनाक ताकत है। तभी उस तलवार में से आवाज आई, मालिक, अभी मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती, अभी आपको और ताकतवर होना होगा। जब आप 5 तत्वों के लेवल 9 के परम दायरे में पहुंचेंगे तो तभी आप मेरी 50% ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। तलवार में से आवाज आई। क्या सिर्फ 50%? आदित्य बोला। सोनम आदित्य को देखकर हैरान थी, क्योंकि आदित्य ने वो के दिखाया था जो आज तक कोई न कर सका। कई सदियों से इस तलवार को कोई नहीं समझ सका, सबको लगता था ये एक मामूली तलवार है, पर अभी मुझे इसमें से ऐसी आभा महसूस हुई, ये तो पूर्वज से भी ज्यादा ताकतवर आभा है। सोनम के मन में आदित्य ने एक अलग ही जगह बना ली थी। आदित्य ने अपनी तलवार को स्टोरेज रिंग में रखा और सोनम की ओर देखकर बोला, सोनम, अगर तुम मेरे इस राज को राज ही रखोगी तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। आदित्य की बात सुन सोनम ने बोला, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे शहर कालधारा राज्य की राजधानी सित्तमंगा चलना होगा और 4 दिन बाद मेरे जन्मदिन की पार्टी है, उसमें शामिल होना होगा। सोनम की बात सुन आदित्य बोला, मुझे अभी तो काम है, पर मैं जन्मदिन वाले दिन पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर सोनम ने मुस्कुरा कर बोला, तो ठीक है, 4 दिन बाद शहर में चतुर्वेदी महल में आ जाना। ये बोल सोनम अपनी गति का इस्तेमाल कर चली है। आदित्य ने सोचा, उस साधु महाराज ने बताया था कि मुझे तलवार की ऊर्जा को ग्रहण करना है। आदित्य सोच ही रहा था कि तभी उसकी तलवार स्टोरेज रिंग से बाहर आ गई और उड़न लगी। फिर उसे तलवार की आवाज आई, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने का मतलब है मेरे अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति। आदित्य हैरान था कि वो मेरे दिमाग की बात कैसे सुन सकती है। तभी तलवार से आवाज आई, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हूँ। आदित्य ने पूछ, तो कौन तकनीक है तुम्हारा अंदर? तलवार बोली, 9 तलवारें में हर एक तलवार में एक शक्ति छुपी है और मेरे अंदर है गरुड़ पंख शक्ति, मतलब हवा में उड़ने की कला। आदित्य का खुशी का टिकना नहीं था। आदित्य हमेशा से सोचता, काश वो भी किसी दिन हवा में उड़ पाता, और आज उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। जब आदित्य ने तलवार की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण किया तो आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे जलन हो रही है, और तभी आदित्य की पीठ से एक जोड़ी पंख निकले एवं वो ऊर्जा से बने नीले रंग के पंखों थे, जो कि देखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि आदित्य के पंख तो बहुत हल्के थे, ऐसा लग रहा था कि पंख भी उसके शरीर का हिस्सा थे। जैसे वो हाथ पाँव हिलाता था ऐसे ही पंख हिला सकता है। उसने उड़ने का ट्राई किया तो वो आसानी से हवा में उड़ने लगा। आदित्य बोला, अब तो मैं हवा में भी लड़ सकता हूँ। राठौड़ खानदान का सच में जानकर ही रहूंगा, और चतुर्वेदी परिवार का वो पूर्वज काफी कुछ जानता है, मुझे उससे बात करनी होगी। तो अब होगी मेरी अगली मंजिल सित्तमंगा, कालधारा की राजधानी। मैंने सुना है वहाँ 4 बड़े परिवार और एक राजघराने का राज चलता है। 4 बड़े परिवार है, चतुर्वेदी परिवार, सिंगला वंश, चोला वंश और गांधी परिवार। ये परिवार सितम नगर में रहने वाले इस राज्य के सबसे बड़े परिवार और दल है। आदित्य बोला, चलो अब चलता हूँ सित्तमंगा की ओर। आदित्य ने अपने पंख खोले और उड़ चला सितमंगा की ओर। सितम नगर देवशिल पहाड़ी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था। आदित्य को वहां पहुंचने में समय नहीं लगा। आदित्य शहर के बाहर उतर गया तो देखा शहर के बाहर छोटी छोटी दुकानें थी। आदित्य को भूख लग रही थी, तभी आदित्य एक छोटी दुकान में चला गया। वहां आदित्य ने देखा एक बूढ़ा इंसान अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी अंगूठी कंपनी लगी और आदित्य के मन में तलवार की आवाज आई, मालिक, ये योद्धा बहुत शक्तिशाली है। ये चक्रवर्ती युद्ध लेवल 8 का योद्धा है जो अपने शक्तियों के पंखों से हवा में भी उड़ सकता है। आदित्य तलवार की बात सुन हैरान था, पर आदित्य बोल, मुझे तो इसकी शक्तियां 5 तत्वों के लेवल जितनी भी नहीं लग रही। तलवार बोली, मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूं, और तलवार की आवाज शांत हो गई। आदित्य ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, क्या आपके पास कुछ जड़ी बूटियां मिलेगी? आदित्य की बात सूझ वो बूढ़ा बोला, लड़के 2 घंटे बाद आना, नौकर अभी खाना खाने गया है। आदित्य को उसका रवैया ठीक नहीं लगा। तभी आदित्य बोला, एक चक्रवाती लेवल 8 का योद्धा मुझे खुद उठकर जड़ी बूटियां को देगा। तभी अचानक से दुकान में गर्माहट बढ़ने लगी और उस बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और खराश भरी आवाज में बोला, कौन हो तुम? क्या राजघराने से हो? नहीं, मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये सुनकर बूढ़ा थोड़ा शांत हुआ और फिर बोला, तो तुम्हें कैसे पता चला मेरी शक्ति का?
क्योंकि मेरी अंदरूनी शक्ति बहुत ताकतवर है, इतना बोल आदित्य चुप हो गया। वो बूढ़ा बोला, मैं चक्रवाती लेवल 8 पर हुआ करता था, पर मुझे एक रहस्यमय इंसान ने एक जहर दे दिया और उससे मेरी जान तो बच गई, पर मैं कमज़ोर हो गया। आदित्य बोला, आपकी शक्तियाँ खत्म नहीं हुई है, कोई अजीब सी शक्ति आपकी असली शक्तियों को बहने से रोक रही है। पर मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। आदित्य की बात सूझ वो बूढ़ा चौंक गया और बोला, क्या सचमुच लड़के, क्या तुम इलाज कर सकते हो मेरा? आदित्य बोला, हाँ, पर फ्री कुछ नहीं होता, अगर मैंने आपका इलाज किया तो आपको मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा 2 साल तक। वो बूढ़ा बोला, तुम पागल हो गए हो लड़के, क्या तुम कालधारा राज्य के आग के स्मार्ट को अपना गुलाम बनाना चाहते? ही अब चौंकने की बारी आदित्य की थी। क्या आप है आग के सम्राट महान योद्धा रघुवेंद्र? हाँ, लगता है अभी भी मेरा नाम भूले नहीं हैं लोग। तभी आदित्य बोला, पर सौदा तो सौदा होता है रघुवेंद्र जी। अच्छा ठीक है लड़के, तुम मेरा इलाज करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आदित्य 15 ताकतवर बॉडीगार्ड? आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पानी की बोतल निकाली और एकम गिलास में पानी भरकर उसने अपनी दिव्य ऊर्जा पानी के डाल दी और रघुवेंद्र को पानी पीने को बुआ। आग के सम्राट ने पानी को देख और परखा, फिर उसे एक ही घुट के पानी पी गया। रघुवेंद्र के अंदर अलग सी ऊर्जा पैदा होने लगी और उसे महसूस हो रहा था कि जहर उस ऊर्जा से खत्म होता जा रहा है। तभी एक झटका लगा रघुवेंद्र को और उसके अंदर से प्रचंड ऊर्जा निकाली और सीधा आदित्य की ओर जाने लगी, पर तभी उसकी तलवार ने आदित्य के सामने एक ऊर्जा कवच बना दिया, जिससे टकराकर वो ऊर्जा बिखर गई। असल में तो रघुवेंद्र आदित्य को मारना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के ऊर्जा का हमला किया था ताकि वो मर जाए, अगर बच भी गया तो सिर्फ दुर्घटना लगे। अब रघुवेंद्र को समझ आ गया था कि वो आदित्य को हरा नहीं सकता, चाहे वो अपनी सारी ताकत लगा दे। रघुवेंद्र बहुत खुश था, आखिर 20 साल से वो एक कमजोर आदमी की जिंदगी जी रहा था, सिर्फ एक जहर की वजह से। अब आग का सम्राट वापस जाएगा और उसे ढूंढ निकालेगा जिसने उसे जहर दिया था। आदित्य बोला, तो मिस्टर बॉडीगार्ड में जा रहा हूँ सित्तमंग यानी कि राजधानी में, और आप भी चल रहे हैं? आदित्य की बात सुनकर रघुवेंद्र बोला, हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हारी तरह धीरे धीरे चलकर नहीं जाऊंगा, मैं तो हवा में उड़कर जाऊंगा। और उसने अपने शक्तियों के पंख निकले और हवा में उड़ गया। उसे पता था कि हवा में सिर्फ चक्रवती योद्धा ही हवा में उड़ सकता है, पर जब उसने नीचे देखा तो आदित्य वहां नहीं था। अचानक से आवाज आई, रघुवेंद्र जी ऊपर देखिए। रघुवेंद्र ने ऊपर देखा तो आदित्य हल्के नीले पारदर्शी पंखों के साथ उसके भी ऊपर उड़ रहा था, और उस पंखों से दिव्य आभा आ रही थी, जिस तीन लग रहा था कि स्वर्ग से कोई एंगल उतरा है। वो हकलाते हुए बोला, शस्त्र शक्तियों से बनाए पंख, इसका मतलब तुम एक चक्रवाती लेवल के योद्धा हो, पर यह कैसे हो सकता है? पर उसे कुछ महसूस हुआ, तुम्हारी शक्ति तो बहुत कम है, तुम उड़ कैसे पा रहे हो? आदित्य बोला, राज हर किसी के होते हैं रघुवेंद्र जी। रघुवेंद्र ने आह भरी और बोले, मैं नई पीढ़ी तो बहुत ही ज्यादा काबिल है। ये बोल आदित्य और रघुवेंद्र उड़ चले शहर के अंदर पहुंच गए। आदित्य बोला कि पहले सिंगला नीलामी घर जाना चाहता हूँ। आदित्य कुछ जड़ी बूटियों की नीलामी करवाना चाहता था, क्योंकि उसको दिव्य शिल्प पहाड़ी में कई ऐसी जड़ी बूटियां मिली थीं जिसे ढूंढना मुश्किल था। आदित्य की बात सुन रघुवेंद्र बोले, ठीक है, मुझे कुछ लोग तो वहां जानते हैं तुम्हारी, चलो देखते हैं क्या कहते हैं मुझे देखकर वो। आदित्य और रघुवेंद्र नीलामी भवन के सामने खड़े थे, एक गगनचुंबी इमारत, और आदित्य की महसूस हुआ यहाँ की ऊर्जा अलग है, ये तो ऊर्जा इकट्ठा करने वाला जाल है, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन। आदित्य अंदर गया तो सामने ही उसे एक जानी पहचानी लकड़ी मिली, और उसने भी आदित्य को देखा तो वो आदित्य की ओर चली आई और उसके पास आकर उसके गालों पे किस करते हुए बोली, आदित्य स्वागत है तुम्हारा राजधानी में। बताओ पहले तो तुम क्या खाना पीना चाहोगे, आखिर तुम मेरे घर आए हो? आदित्य शर्मा गया और बोला, अरे पूनम, ये क्या कर रही हो? आदित्य को शर्माते देख पूनम को हंसी आ गई और बोली, अरे आदित्य, तुम तो बहुत शर्मीले हो। आदित्य ने पूछा, पूनम, तुम तो मेघ शहर के नीलामी घर की इंचार्ज थी न, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदित्य की बात सुन पूनम ने बताया कि मैं तो मेघ शहर एक मिशन पर आई थी, मुझे नीलामी भवन में एक बड़ा मुनाफा करके देना था, जिससे मुझे राजधानी के नीलामी घर की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं। अच्छा, आदित्य समझ गया और बोला, तभी तुम इतने बड़े परिवार की राजकुमारी होकर भी छोटे से शहर की नीलामी घर पर काम करती थी। आदित्य ने पता किया था कि पूनम का पूरा नाम पूनम सिंगला है और वो राज्य के सिंगला खानदान की राजकुमारी है। पूनम ने पूछा, आदित्य, तो तुम यहाँ क्या खरीदने आए हो? आदित्य बोला, कुछ खरीदने भी आया हूँ और कुछ बेचने भी। ऐसा बोल आदित्य ने कुछ जड़ी बूटियां निकली और पूनम को दिखा दी। पूनम बोली, चलो मेरे साथ वीआईपी कमरे में चलते हैं। और पूनम आदित्य का हाथ पकड़कर आदित्य को लेकर ऊपर बने कमरे में जाने लगी, और पूनम इतनी सुंदर थी कि लोगों की नज़र उसकी ढूंढ ही लेती थी। पीछे खड़े रघुवेंद्र जी ने बोला, ये नौजवान भी न भूल ही जाते हैं, अरे आदित्य, मैं क्या करूं? तभी आदित्य बोला, अरे पीछे आइए न, वहां क्या कर रहे हैं? और ये बोल आदित्य चल पड़ा पूनम के साथ, पर रास्ते में ही एक नौजवान ने पूनम का रास्ता रोका और बोला, क्या तुम नियम तोड़ना चाहती हो? क्या वीआईपी पास के बिना तुम नीलामी घर के वीआईपी रूम में ले जाना चाहती हो अनजान लोगों को? ये था नकुल, पूनम का कज़न, और ये भी एक दावेदार था इस नीलामी घर के इंचार्ज की जिम्मेदारी के लिए, पर पूनम मिशन में सफल हो गई और नकुल हार गया। आदित्य को भी पता चल गया था कि नकुल कैसा इंसान है, इसलिए उसने सीधा नकुल पर अंदरूनी शक्ति से हमला किया और उसे दूर उड़ दिया।
आदित्य, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, ये मेरा बेवकूफ़ भाई है। आदित्य बोला, चलो अंदर चलते हैं। ये बोल वो अंदर चले गए। आदित्य और रघुवेंद्र सोफे पर बैठ गए और कुछ काम की बात करने ही लगे थे कि वीआईपी कमरे का दरवाज़ा खुला और दो लोग अंदर आ गए। एकम तो अधेड़ उम्र का इंसान और एक जख्मी चेहरे वाला लड़का, ये और कोई नहीं नकुल और उसका पिता मनीष था। पूनम, क्या तुम नीलामी घर की इज्जत पर कीचड़ उछलने की कोशिश कर रही हो? तुमने अनजान लोगों को वीआईपी कमरे में बैठाया और तो और नकुल पर हमला भी किया। और तभी मनीष आदित्य की ओर हमला करने दौड़ा। तो क्या आदित्य बच पाएगा मनीष के गुस्से से? और क्या होगा इस नए शहर के जानने के लिए जुड़े रहे CH16 पुराने दोस्त से मुलाकात। आदित्य को मनीष का दबाव महसूस हो रहा था। 5 तत्वों का लेवल 9, इससे तो आदित्य बच नहीं सकता था। तभी अचानक से रघुवेंद्र उठा और उसने मनीष के सीने पर हाथ रखा और तभी मनीष बहुत दूर जाकर गिरा और उसके कपड़े तक जल गए थे। मनीष डर गया और बोला, तुम तो एक चक्रवाती योद्धा हो। ये बोल मनीष कांपने लगा। हैरान तो पूनम भी थी, ये कैसे इतने शक्तिशाली इंसान को कैसे जानते हैं? ये तो एक चक्रवाती योद्धा है। तभी रघुवेंद्र बोला, वो बूढ़ा प्रदीप अभी जिंदा है या मर गया? उसकी बात सुनकर तो पूनम और हैरान हो है, ये बड़े दादा को बूढ़ा बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर तो मनीष और हैरान हो गया। पर पूनम बोली, आप कौन है और आप बड़े दादाजी को कैसे जानते हैं? रघुवेंद्र बोला, उस बूढ़े प्रदीप को बोलना रघुवेंद्र अभी जिंदा है, वो समझ जाएगा। फिर आदित्य अपना काम पूरा कर नीलामी घर से बाहर निकल गया। आज उसे बहुत मुनाफा हुआ था। वो जड़ी बूटी तो बहुत महंगी बिकी। आदित्य ने मन ही मन बोला और रघुवेंद्र को लेकर एक होटल के चला गया और दोनों के एक एक कमरा किराए पर लिया। आदित्य ने नीलामी से एक अवॉकिनिंग स्टोन खरीदा जिससे वो अपनी मूल शक्ति जो कि बिजली है उसे जगा सकता है। पर आदित्य ने पहले इसलिए अपनी मूल शक्ति नहीं जगाई थी क्योंकि वो 5 तत्वों के ऊर्जा स्तर पर पहुंचना चाहता था। अब जब वो उस लेवल के 1 कदम की दूरी पर है तो वो अपनी मूल शक्ति को जगा सकता है। आदित्य ने कमरे में जाकर उस अवॉकिनिंग स्टोन को हाथ में पकड़ा और अपने चेतना के सागर में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ का अवॉकिनिंग स्टोन मिट्टी बन गया और आदित्य की रंगों में बहते खून में चांदी के रंग की बिजली दिखाई देने लगी। आखिरकार मैंने मेरी मूल शक्ति जगा ही ली, अब बारी है लेवल पर करने की। आदित्य ने मन ही मन बोला और फिर उसने अपने दिमाग में 5 तत्वों के ऊर्जा की ध्यान तकनीक निकली और उसके हिसाब से अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में दौड़ाने लगा। थोड़ी ही देर में आदित्य के अंदर से अंडा फूटने जैसी आवाज आई और उसका लेवल पूरा हो गया। आदित्य का रंग थोड़ा और गोरा हो गया और उसकी लंबाई भी बढ़ गई। अब आदित्य अब पहले से भी जवान लगने लगा था। तभी आदित्य के मन में तलवार की आवाज़ आई, मालिक आप 5 तत्वों पर है इस और आपको बिजली मिल शक्ति भी सक्रिय हो गई है तो मैं आपको तकनीकें दे सकती हूँ। तकनीकें? कैसी तकनीकें? आदित्य ने पूछा। मालिक, मेरे पिछले मालिक की मूल शक्ति भी बिजली थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि अगले काबिल इंसान को के समय समय पर तकनीकें देती रहूं। अभी आप वॉल टैकल तकनीक सीख सकते हैं जो कि एक मध्य श्रेणी की तकनीक है। इससे आपके आसपास बिजली का घेरा बन जाएगा और बस दुश्मन को टक्कर मारनी है। आदित्य ने ऐसी अनोखी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था इसलिए वो खुश था। तभी आदित्य के दिमाग में जानकारी आने लगी। देखते ही देखते आदित्य वो तकनीक सीख गया, पर आदित्य को उस पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। आदित्य खुश था। इसके बाद आदित्य ने रघुवेंद्र के कमरे में जाकर उनसे पूछा, रघुवेंद्र जी मुझे मेघ शहर के राजा से संपर्क करना है, क्या कर सकते हैं? रघुवेंद्र जी बोले, हाँ, पर उसके लिए तुम्हें राजमहल जाना होगा। वहां पर एक कॉल वॉल है जिससे राजघराना बाकी शहरों पर नियंत्रण बनाए रखता है। अभी सुन है कि राजघराने के राजकुमार ने मेघराज्य और बादलगढ़ को एक करने का फैसला लिया है और पूरी पावर दोनों शहरों की मेघ शहर के शासक को दे दी है। आदित्य बोला, अच्छा तो हो, राजकुमार का हुक्म था। आदित्य को बरादबते देख रघुवेंद्र ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई झड़प तो नहीं हो गई राजघराने के मेंबर से? देखो आदित्य, राजघराने का बूढ़ा पूर्वज तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अरे क्या आप तो ज्यादा ही टेंशन लेते हैं रघुवेंद्र जी, अगर कुछ हो भी गया तो वो आपके खिलाफ थोड़ी न जाएंगे। देखो आदित्य, मुझ पर निर्भर मत रहो, खुद भी ताकतवर वनों में हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आदित्य बोला, क्या मेरे साथ मुकाबला करना चाहेंगे? मुझे मेरी ताकत आजमानी है। आदित्य की बात सुनकर रघुवेंद्र का ध्यान उसके लेवल पर गया और वो हैरान हो गया, तुम इतनी जल्दी 5 तत्वों को लेवल 1 पर पहुंच गए? आदित्य बोला, हाँ, और मैंने एक तकनीक आजमानी है। आदित्य की बात सुन रघुवेंद्र बोले, चलो पास ही एक स्टेडियम है, वहां चलते हैं। आदित्य और रघुवेंद्र जल्द ही स्टेडियम पहुंच गए। वहां जाकर आदित्य ने एक प्राइवेट मैदान किराए पर लिया और आदित्य और रघुवेंद्र अंदर चले गए। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आसपास एक ऊर्जा जाल लगा हुआ है, पर अब उसकी दिव्य दृष्टि ऊर्जा जाल के पार भी देख सकती थी। शायद उसके 5 तत्वों पर पहुंचने से हुआ होगा। आदित्य और रघुवेंद्र जी मैदान के बीच में आ गए और अचानक से आदित्य ने अंदरूनी शक्ति और अपनी ताकत से एक मुक्का बनाकर रघुवेंद्र को मार दिया। रघुवेंद्र ने हंसते हुए बोला, ये काफी नहीं है, और आदित्य का मुक्का एक हाथ से पकड़ लिया। आदित्य ने 2-3 बार और ट्राई किया पर कुछ असर न हुआ। तभी आदित्य ने अपनी नई तकनीक वोल्टेकल अटैक बोला और उसके चारों तरफ सफेद चांदी के रंग की बिजली दिखने लगी और उसके सामने एक गोल आकर का बिजली का कवच सा बन गया। आदित्य ने जोरदार टक्कर रघुवेंद्र को मारी जिसे रघुवेंद्र उड़कर दूर गिर गए। आदित्य रघुवेंद्र के पास गया और उसे सहारा दिया। आदित्य भी ऑफ रहा था।
रघुवेंद्र बोले बहुत ताकतवर, सिर्फ 5 तत्वों के पहले लेवल पर होते हुए इतना ताकतवर हमला, इससे तो सिर्फ एक हमले से तुम्हारे लेवल का योद्धा मारा जाएगा। पर इससे मुझे भी नुकसान हुआ है, मेरा सरस शरीर दर्द कर रहा है, आदित्य ने हौफिए हुए बोला। तो क्या होगा आगे, क्या हरा पाएगा कभी रघुवेंद्र को आदित्य जाने के लिए बने रहे CH17 आदित्य का डर सिंगला खानदान को। आदित्य क्यों तुम 5 तत्वों के रैंकिंग में शामिल होना चाहो है, रघुवेंद्र ने आदित्य को खड़े होते हुए पूछा। आदित्य ने पूछा ये रैंकिंग क्या है। आदित्य की बात सुन रघुवेंद्र बोले ये हर राज्य से 100 योद्धा चुने जाते हैं जिसे विश्वविद्यालय में जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। आदित्य और रघुवेंद्र जी घर जाते हुए बोले और टॉप 100 को चुनने के लिए हमारे राज्य में भी राजघराना एक प्रतियोगिता करवा रहा है और उसमें जीतने वाले को एक खास इनाम मिलेगा, वो है राजघराने का दिव्य तालाब में बैठकर अपनी शाखियों को बढ़ाने का मौका। आदित्य बोला क्या दिव्य तालाब, ये क्या है। रघुवेंद्र बोला सुना है कि मध्यकाल में एक महान देवता थे जिन्हें ने ये तालाब राजघराने को दिया था, इसी तालाब की वजह से राजघराना सबसे ताकतवर है इस राज्य में। आदित्य के रघुवेंद्र जी कमरे में पहुंचकर बैठ गए और आदित्य बोला और ये विश्वविद्यालय क्या है। आदित्य की बात सुन रघुवेंद्र ने बोला विश्वविद्यालय असल के हवा में बना हुआ है अकेडमी की तरह है जो योद्धाओं को ताकतवर बनाती है। यह अकेडमी किसी भी राज्य से याद शक्तिशाली है और इस अकेडमी का नाम है महायोद्धा परीक्षण स्थल। आदित्य ने बोला तो ये एकेडमी है कहाँ। रघुवेंद्र बोले ये किसी को नहीं पता, हर 5 साल बाद एकेडमी से ही टीचर्स आते हैं और सब न्यू स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं। मैंने सुना है कि ये एकेडमी एक दिव्य तलवार की सुरक्षा करती है, बस मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। आदित्य ने सोचा कहीं ये 9 तलवारें में से एक तो नहीं। आदित्य बोला मैं जरूर जाना चाहता हूँ महायोद्धा परीक्षण स्थल में। रघुवेंद्र बोला आदित्य अब तुम ट्रेनिंग करो, मुझे थोड़ा काम है इस शहर में। आदित्य भी बोला मैं भी जंगल में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, और ये बोल आदित्य वहां से गायब हो गया। जंगल के अंदर एक इंसान नीले पंखों के साथ उड़ रहा था और वो नीचे उतरा और उसने अपनी दिव्य तलवार निकाल ली, पर तभी तलवार उसके हाथ से छूट है और आदित्य को आवाज आई तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी कमजोर हो, तुम मेरी ताकत को झेल नहीं पाओगे, अभी तुम मेरी 10वीं ताकत को ही झेल सकते हो। आदित्य ने तलवार पकड़ी तो उसे अंतहीन ऊर्जा महसूस हुई और उसने जोर से तलवार को झटका दिया और तलवार के से सफ़ेद कलर की रोशनी निकली और कई किलोमीटर की दूरी तक के पेड़ कटकर नीचे गिर गए और आदित्य खौफने लगा क्योंकि आदित्य की सारी ऊर्जा इसने खत्म कर दी थी। तभी आदित्य अपनी परफेक्ट साधना तकनीक से साधना करने लगा तो उसकी ऊर्जा भरने लगी। तभी आदित्य को एक तकनीक याद आई, ये तकनीक उसके दिमाग की लाइब्रेरी में पड़ी थी। आदित्य ने अपने दिमाग में एक किताब निकली जिसका नाम था क्लोन साधना। इस तकनीक से हम अपना आध्यात्मिक शरीर बना सकते हैं जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा। अगर आध्यात्मिक शरीर साधना करेगा तो फायदा असल शरीर को होगा, चाहे फिर मैं किसी जंग में लड़ता ही रहूं, मेरा आध्यात्मिक शरीर हमेशा ऊर्जा इकट्ठा करता रहेगा। आदित्य ने झट से वो तकनीक पढ़ी और ट्राई करने लगा। आदित्य के पास एक धुंधला आदित्य जैसा दिखने वाला शख्स दिखाई देने लगा। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा इकट्ठा करने की गति दुगनी हो गई है। अब आदित्य को चलते युद्ध में ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। अब आदित्य ने फिर दिवाया तलवार से ट्रेनिंग शुरू कर दी और एक तरफ उसका आध्यात्मिक शरीर साधना करता रहा। अब आदित्य की ऊर्जा समाप्त होने के साथ फीस भरती जा रही थी। एक तरफ आदित्य मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ सिंगला खानदान के महल के हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठ था। वो था सिंगला खानदान का मुखिया परवीन और उसके पास बैठा था अपना रघुवेंद्र और आसपास खड़े थे सिंगला खानदान के खास मेंबर। तभी परवीन बोले मनीष तुमने रघुवेंद्र की बेइज्जती की है इसलिए तुम्हें खानदान से निकाला जाता है और तुम पूनम आगे आओ। पूनम घबरा कर आगे आई तो परवीन बोले तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपने मिशन में और तुम्हारी तारीफ तो आग के सम्राट रघुवेंद्र ने भी की है, इसलिए इस सितमंग के नीलामी भवन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी हुई। पूनम बोली जी धन्यवाद बड़े दादाजी, मैं आपके भरोसे पर खड़े उतरूंगी। फिर परवीन बोले मेरे भाई रघु तुम लौट ही आए, चलो अब तुम कहीं मत जाना, मेरे तुम्हारा कमरा पहले जैसा ही रखा हुआ है। नहीं मेरे भाई, मैं अभी तो इस लड़के आदित्य का बॉडीगार्ड बना हूँ। क्या पर क्यों? महान शक्तिशाली आग का सम्राट एक मामूली से लड़के का बॉडीगार्ड क्यों बना है? रघुवेंद्र बोले वो कोई मामूली योद्धा नहीं है, उसके पास एक अमर श्रेणी की तकनीक है। मैंने आदित्य पर मेरा प्रचंड ऊर्जा वार किया था पर उसके पास ऐसी तकनीक थी जिससे एक सुरक्षा कवच बना जिससे मेरा प्रचंड ऊर्जा वार टकराया और मेरा हमला नाकाम हो गया। आदित्य को एक झटका भी नहीं लगा। मैंने आदित्य को ये बोलकर समझाया कि वो एक दुर्घटना थी वरना के मारा जाता। ये सुनकर तो परवीन के होश उड़ गए। अमर श्रेणी की तकनीक है, भगवान जरूर उसके पीछे इस दुनिया के ताकतवर इंसान का हाथ है। रघुवेंद्र बोला उस लड़के से दुश्मनी मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। अगर हो सके तो उसकी मदद करो, जितनी हो सके उतनी मदद करो, तुम आगे जाकर जरूर फायदे में रहोगे। पूनम मन ही मन बोली वो लड़का आदित्य मेरी पसंद आखिर कौन है जिसने इस राज्य के 4 परिवारों में से एक को डर महसूस करने पे मजबूर कर देगा, काश वो मेरा हो जाए। पूनम मन ही मन आदित्य को अपना बनाने के तरीके सोचने लगी। उधर आदित्य की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और वो बार बार ऊर्जा को खत्म कर और फिर से ऊर्जा बढ़ाकर उसका लेवल 5 तत्वों के 2 पर पहुंच गया था।
आदित्य बोला आज मेरे लेवल भी बढ़ गया और मेरी ऊर्जा खत्म होने की गति ही कम हो गई। तो क्या आदित्य हासिल कर पाएगा टॉप 100 रैंक 5 तत्वों के योद्धाओं के मुकाबले के जाने के लिए पढ़ते रहिए तिलस्म से भरी दुनिया की कहानी। CH18 पार्टी में हुआ बवाल। अगले दिन आदित्य रास्ते पर चलता जा रहा था। उस रास्ते पर काफ़ी भीड़ थी। आदित्य पहुंचा एक बड़े से महल पर जिसके दरवाजे पर लिखा हुआ था चतुर्वेदी। जी हाँ, ये है चतुर्वेदी परिवार का महल। आज सोनम का जन्मदिन है। फिर आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर दी और महल के अदन देखने लगा। आदित्य ने देखा कि सोनम अंदर कमरे में तैयार हो रही है। तभी आदित्य ने टेलीपैथी से संदेश भेजा, सोनम आ गया हूँ मैं, स्वागत नहीं करोगी मेरा। उधर सोनम तैयार हो रही थी और शीशे में खुद को निहार रही तो सोनम बोली क्या वो आएगा नहीं, वो इतना ताकतवर है, मुझ जैसी कमजोर लड़की जो उसे अनजाने से मिली वो मेरे पास क्यों आएगा। तभी उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई दी और वो हैरान और खुश दोनों हो गई। वो अचानक से उठी और महल के मुख्य दरवाजे पर चल पड़ी। महल के लोग उसे देखकर हैरान थे। अभी उसे केक काटना है और ये बाहर जा रही है। सब कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे थे पर जब वो दरवाजे पर पहुंची वो देख हैरान हो गई। सामने सुंदर और साफ चेहरा आकर्षक मुस्कान के साथ आदित्य खड़ा था। आदित्य को देख के वो कुछ बोल न सकी और आदित्य को निहार तो रही। आदित्य बोला अंदर नहीं बुलाओगी क्या सोनम। सोनम बोली अरे हाँ सॉरी, आओ आदित्य चलो मेरे सत्य। और आदित्य का हाथ पकड़ महल के अंदर चली गई। आदित्य और सोनम को हाथ पकड़कर अंदर जाते देख आसपास के लोग हैरान थे और तभी एक लड़का दौड़कर गया। उसने एक कमरे में जाकर एक टोकन जैसी चीज तोड़ दी। थोड़ी ही देर में एक लड़का महल में आया और उसी लड़के के पास आकर पूछा क्या हुआ, तुम्हें टोकन क्यों तोड़ा। भाई आपकी मंगेतर किसी अनजान लड़के का हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। ये सुन उस इंसान को बहुत गुस्सा आ गया और उसके आए पास ऊर्जा दिखने लगी। दूसरी तरफ आदित्य सोनम के साथ विश्राम कक्ष में आ गया। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठे थे। उसकी नज़र तेज थी और उसकी शक्ति अर्धचक्रवाती लेवल के शिखर पर थी, पर चक्रवाती लेवल से बहुत दूर उसके पास एक और शख्स बैठा था। उसकी शक्ति अर्धचक्रवाती बनने करने लेवल की दूरी पर थी। सोनम बोली दादाजी ये है मेरा खास दोस्त आदित्य, मैंने बताया था ना आपको, इसने मेरी जान बचाई थी। सोनम के दादा अनुज चतुर्वेदी ने आदित्य की ओर देखा और एक नज़र देखकर आदित्य को बोले मेरी पोती की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे मेरी पोती की आंखों का पूरा भरोसा है, वो कभी अपने लिए गलत इंसान नहीं चुनेगी। उनकी इस बात में एक रहस्य छुपा था। चलिए दादाजी अब हम बाहर चलते हैं, आदित्य को महल दुखती हूँ मैं। आदित्य और सोनम महल देखने चले गए। तभी आदित्य पर रास्ते में किसी ने हमला कर दिया। आदित्य की दिव्य दृष्टि की वजह से उसे पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो आसानी से बच गया और उसने पीछे देखा तो एक नौजवान ताकतवर शरीर और गुस्से वाले भाव के साथ आदित्य को देख रहा था। मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी सोनम बोली समीर ये मेरा खास मेहमान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की। आसपास के लोग खड़े बातें करने लगे, अरे ये तो समीर है, ये तो सिर्फ 20 साल की उम्र में 5 तत्वों के लेवल 6 पर है। तभी आदित्य बोला वाकई ताकतवर हो तुम, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। इतना बोल आदित्य लड़ने के लिए तैयार हो गया और पूनम बस देखती ही रह गई और मुकाबला शुरू हो गया। कुछ लोग अंदर सोनम के दादा अनुज को बुलाने चले गए। इधर समीर ने जोरदार मुक्का आदित्य को मारा। आदित्य ने भी अपने हाथों से मुक्का रोका पर आदित्य 3 कदम पीछे हो गया। फिर समीर ने अपने पानी मूल शक्ति से आदित्य पर एक तकनीक का हमला किया और बोला जल नाग तकनीक। आदित्य के चारों तरफ एक पानी का नाग लिपट गया और देखने वाले हैरान हो गए। तभी आदित्य ने कुछ ऐसा किया जिसे समीर हैरान हो गया। आदित्य के माथे पर तो शिकन भी नहीं थी, क्योंकि आदित्य को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया था कि इस तकनीक की कमजोरी क्या है। इसलिए उसने उस नाग के सबसे खतरनाक जगह यानी कि उसके दांतों पर छुआ और वो नाग पानी में बिखर गया। ये देख समीर हैरान था और बोला तुम इस तकनीक की कमी कैसे पता। आदित्य बोला अब बड़बड़ बंद कर और मेरे हमले का इंतजार कर। ऐसा बोल आदित्य ने अपनी ताकतवर तकनीक वोल्ट टैकल का इस्तेमाल किया और नीली चांदी के रंग की बिजलियों के बीच घिरा सीधा आदित्य समीर से टकरा गया और समीर कई मीटर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया और वहीं बेहोश हो गया। तभी वहां अचानक से 2 योद्धा आ गए। सब ने देखा ये सोनम के दादाजी परिवार के मुखिया अनुज चतुर्वेदी है। तभी अनुज बोले वाह आदित्य तुम तो बहुत ताकतवर हो, अपने से कई लेवल ऊपर के योद्धा को बिना किसी नुकसान के जरा दिया, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और इस लड़के को चोला वंश के पास भेज दो और बोलो हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। उधर सोनम आदित्य के पास आए और बोली तुम ठीक तो हो ना। तभी आदित्य पूछा तुमने जानबूझकर मुझे सिर्फ इस समीर के लिए ही बुलाया था ना। जब सोनम को पता चला कि आदित्य को सब पता चल गया है तो वो हड़बड़ाहट में बोली अरे नहीं आदित्य वो बात नहीं है, और फिर कुछ न बोल पाए। फिर पार्टी यूं ही चलती रही और आदित्य बोर होने लगा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने आसमान में देखकर बोला अब ये रघुवेंद्र किसके साथ लड़ रहा है। तभी महक के अंदर से एक परसाई बाहर आए और बोली ये कौन चक्रवाती योद्धा लड़ाई कर रहे हैं। और फिर सोनम के दादा अनुज ने पंख निकले और उड़ चले। एक अर्ध चक्रवाती योद्धा उड़ सकता है और बाकी लोग भी पेड़ों पर उछलते हुए उसके पीछे जाने लगे। तभी आदित्य ने भी सोनम को बोला मुझे भी जाना होगा देखने। आदित्य ने दौड़ लगाए और नीले पारदर्शी पंख निकालकर उड़ने लगा और सोनम मन ही मन बोली आदित्य उड़ भी सकता है। पेड़ों पर कूदते युवा योद्धा को तो सिर्फ एक परछाई दिखी।
आखिर कैसे लड़ रहे थे रघुवेंद्र जी, क्या आदित्य साथ देगा? रघुवेंद्र का जानने के लिए बने रहे CH-19। हवा में होता मुकाबला। अनुज हवा में उड़ रहे थे तो उन्हें ऐसा हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अनुज ने अपनी रफ्तार धीमी की और पीछे मुड़ के देखा कि उनके पीछे आदित्य नीले और सुंदर पंखों के साथ उड़कर आ रहा है। वो आदित्य को उड़ता देख हैरान हो गए और वो बोले, आदित्य ये तुम? तभी उन्हें महसूस हुआ कि ये शक्ति तो 5 तत्वों के लेवल 1 की है। अच्छा, ये कोई खास तकनीक है? मुझे तो लगा तुम भी अर्धचक्रवाती योद्धा बन गए हो। चलिए अनुज जी, इतना बोल आदित्य तेज गति से आगे निकल गया। आदित्य मन ही मन तलवार से अनुरोध कर रहा था, मुझे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने का मौका दो, वरना रघुवेंद्र को कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तलवार बोली, ठीक है, पर सिर्फ एक बार, अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा। एकदम आदित्य की रफ्तार बढ़ गई और उसने रघुवेंद्र के विरोधी के सामने आकर अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रघुवेंद्र पर हमला करने की? तभी रघुवेंद्र बोले, अरे आदित्य, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, ये राजघराने के पुराने मुखिया है रुद्र। रघुवेंद्र मन ही मन उसकी शक्ति से हरना था। तभी रुद्र उड़कर आ गए और आदित्य को हैरानी से देखने लगे और बोले, इतनी ताकत और उड़ने की कला, पर तुम्हारी शक्ति तो 5 तत्वों की लग रही है, आखिर ये कैसे हो सकता है? रुद्र ने हंसते हुए बोला। थोड़ी ही दूरी पर देख रहे अनुज जी भी बोले, इसके पास जरूर एक ऐसा राज है जो दुनिया हिलाकर रख देगा। तभी रुद्र रघुवेंद्र बोले, क्या ये तुम्हारा शिष्य है? रघुवेंद्र बोले, काश मेरे अंदर इसको सीखने की काबिलियत होती, पर ये मेरा शिष्य नहीं, मेरा दोस्त है और 5 तत्वों के रैंकिंग में होने वाला टॉप 1 नंबर का योद्धा। क्या ये उस रैंकिंग में भाग लेगा? अरे यार, इसकी ताकत से तो कोई भी अर्धचक्रवाती योद्धा भी नहीं बच पाएगा, इस बार तो ये पहला ही आएगा। रुद्र ने बोला और आदित्य को देख बोला, आदित्य तुम हमारे महल में आना, मुझे खुशी होगी। आदित्य बोला, जी मुझे भी कुछ काम है आपसे, मुझे मेघ शहर तक एक संदेश भेजना है। आदित्य की बात सुन रुद्र जी मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, ये तो हो जाएगा तो ठीक है, फिर हम जरूर मिलेंगे। इतना बोल वो गायब हो गए। थोड़ी ही देर बाद वहां पर प्रदीप सिंगला भी आ गए और बोले, अरे भाव रघु, सब ठीक है न? तभी उनकी नज़र आदित्य पर पड़ी। आदित्य तुम उड़ सकत हो? और वो और हैरान हो गए। तभी रघुवेंद्र बोले, प्रदीप अब ठीक है, ऐसा बोल आदित्य और रघुवेंद्र चले गए। अनुज ने प्रदीप से पूछा था, ये तो रघुवेंद्र आग के सम्राट है न? मुझे तो लग ये कहीं मारे गए थे, और इतने ताकतवर इंसान को आदित्य कैसे जनता है? और आदित्य ने राजघराने के उस बूढ़े को एक ही वार में कैसे हरा दिया? अनुज की बात सुन प्रदीप मुस्कुराए और बोले, आदित्य एक महान योद्धा बनेगा और हमारे राज्य कालधारा का नाम रोशन करेगा। उधर रघुवेंद्र बोला, ये कौन सी तकनीक है जिससे तुमने उस बूढ़े को उड़ा दिया? अरे रघुवेंद्र जी, ये तकनीक के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी तो आप ये बताइए कि सच में सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे ना? उधर राजघराने के महल में रुद्र अपने कमरे में अपना घाव देख रहे थे। वो बोले, आखिर वो कैसे हो सकता है? 5 तत्वों की ऊर्जा के लेवल का योद्धा मुझे चक्रवाती योद्धा को कैसे हरा सकता है? उसकी तलवार में अजीब सी शक्ति थी, एक प्रचंड ऊर्जा छुपी थी उसके हमले में, आखिर कैसे? उधर आदित्य अपने कमरे जाकर ध्यान लगाने लगा, क्योंकि उस हमले ने आदित्य की सारी ऊर्जा खत्म कर दी। आदित्य ने अपना आध्यात्मिक शरीर बुलाया और 2 गुना रफ्तार से ऊर्जा लेने लगा। थोड़ी ही देर में आदित्य तरोताजा महसूस करने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और आदित्य साधना करता रहा। 6 दिन बाद आदित्य के अंदर से अंडा फूटने की आवाज आई और वो पहुंच हुआ 5 तत्वों को लेवल 3 पर। अब वो और भी आकर्षक दिखने लगा है। आज वो दिन है जिस दिन मुकाबले के लिए अपना नाम दर्ज करवाते हैं। आदित्य के दरवाजे पर किसी ने नोक किया और फिर आवाज आए, यार लड़के चलो, आज तुम्हारा नाम दर्ज करवाना है 5 तत्वों की रैंकिंग के मुकाबले के लिए। थोड़ी देर बाद आदित्य और रघुवेंद्र एक भीड़ भाड़ वाले मैदान में चले गए। वहां पर एक आयु स्तंभ था। आदित्य बोला, मैंने किताबों में पढ़ा था कि एक आयु स्तंभ इंसान की असली उम्र बता सकता है। तभी एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, जो कोई भी रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो 5 तत्वों को लेवल पर हो और उसकी आयु 30 साल से कम हो, वो इस स्तंभ के पास आकर अपनी असली उम्र दिखाए। तभी लोग बारी बारी से स्टेज पर आते गए और अपनी उम्र बताकर अपना नाम दर्ज करवाते गए। थोड़ी देर बाद आदित्य की बारी आई। आदित्य ने बताया, मेरा नाम आदित्य राठौड़ है और मेरी उम्र है 17 साल। नाम दर्ज करने वाले व्यक्ति ने बोला, अपना हाथ स्तंभ पर रखो। आदित्य ने अपना हाथ स्तंभ पर रखा तो आदित्य के अंदर से एक रोशनी शक्ति स्तंभ में गई और उस पर अंक आ गए 17। फिर आदित्य नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही आदित्य ने देखा चोला वंश का समीर खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था, तो आदित्य ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। समीर बोला, आदित्य मैं तुम्हें छोड़गा नहीं, और ऐसा बोल वो अपने बड़े भाई के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसका बड़ा भाई संदीप चोला बोला, कोई बात नहीं, रैंकिंग मुकाबले में दुर्घटनाएं तो आम बात है। इतना बोल दोनों भाई कुटिलता से मुस्कुराने लगे। तो क्या साजिश रच रहे हैं दोनों भाई? क्या आदित्य जीत पाएगा? इस प्रतियोगिता को जाने के लिए बने रहे हमारे साथ CH-20 दक्षिण की सफ़ेद दैत्य घाटी। संदीप और समीर के जानलेवा इरादों से बेखबर आदित्य तो एक देखकर हैरान थे कि पूनम और सोनम भी इस रैंकिंग मुकाबले में भाग ले रही। आदित्य दोनों को अपना अच्छा दोस्त समझता था, पर बात तो कुछ और ही थी। असल में दोनों के घर वालों ने बोला था कि किसी भी हाल के आदित्य से अच्छे संबंध बनाओ, जिससे हमारे परिवार को फायदा ही होगा। आखिर जो इंसान सिर्फ एक हमले से एक चक्रवाती योद्धा को घायल कर सकते हैं, उसकी ताकत आगे जाकर तो पता नहीं कौन से आयाम पर होगी।
उधर मुकाबले शुरू होने में अभी 10 दिन बाकी थे तो आदित्य ने सोचा क्यों न दूसरी तलवार ही हासिल कर ली जाए और तभी उसके मन की बात पढ़ के तलवार में उसे बोला हाँ हम 10 दिनों में वापस आ जाएंगे। आदित्य ने रघुवेंद्र के पास जाकर उसे बोला रघुवेंद्र जी अब मैं राजधानी से बाहर जा रहा हूँ और आपको करता बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं। ये सुन राघवेंद्र बोले तुम खुद ही इतने ताकतवर जो तुम्हें तो मैं भी नहीं हरा सकता। आदित्य बोला तो ठीक है रघुवेंद्र जी मैं आपको तो पता ही है सब अब मैं चलता हूँ। और आदित्य चल पड़ा अगली तलवार ढूंढने। आदित्य उड़ता हुआ दक्षिण दिशा में जा रहा था। उसकी मंजिल थी सफ़ेद दैत्य घाटी। कहा जाता है कि इस घाटी में अजीब से राक्षसी प्रजाति रहती है जिसे सफ़ेद दैत्य कहते हैं। ये दैत्य घाटी से बाहर नहीं आते, जो भी अंदर जाता है उसे मार देते हैं। आदित्य को ये जानकारी पूनम ने दी थी। यहाँ से उड़कर आदित्य एक दिन में सफ़ेद दैत्य घाटी पहुँच सकता था। उड़ते उड़ते आदित्य की तलवार अंगूठी से बाहर आ गई और बोली आदित्य तुम्हारा मकसद इस दुनिया को विनाश से बचाना है। हर वक्त तो तलवार आदित्य को मालिक बोलकर बात करती थी, आज पता नहीं क्यों तुम बोल रही थी। आदित्य मन ही मन बोला क्या मतलब तुम्हारा? आदित्य ने पूछा तो तलवार ने बोला इस लोक के परे एक लोक है अमर पिशाच समुदाय, वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। हजारों साल पहले इस दुनिया पर अमर पिशाचों ने हमला कर दिया था और मध्यकाल के देवता मेरे मालिक ने अपनी जान देकर उन अमर पिशाचों को खदेड़ भाग्य और उनके लोक अमर पिशाच नगरी और हमारे आकाशमंडल के बीच एक सील बना दी जो हजारों सालों से अमर पिशाचों से इस दुनिया की रक्षा कर रही थी। तभी से तुम्हारा राठौड़ परिवार इस दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार बना हुआ है, पर कोई भी देवता के लेवल पर नहीं पहुंच सका और सील के कमजोर होते ही अमर पिशाचों ने हमला कर दिया और राठौड़ खानदान के आधे से ज्यादा लोग मरे गए। पर अभी भी कहीं न कहीं राठौड़ खानदान उन अमर पिशाचों से लड़ रहा है। उनमें से 2 जन हैं तुम्हारे माता पिता राठौड़ खानदान के मुखिया। जब तुम पैदा हुए थे तो स्वर्ग से रोशनी गिरी थी और तुम्हें चुना था प्रकृति ने अगला देवता। तलवार ने आदित्य को पूरी कहानी बताई। आदित्य के आंखों से अनजाने से आंसू आ गए ये कहानी सुनते हुए। आदित्य भावुक होते हुए बोला मैं बचाऊंगा मेरे माता पिता को जिन्होंने अपनी फिक्र न करते हुए पूरी दुनिया को बचाने के लिए अकेले मौत के मुंह में चले गए। आदित्य अगली तलवार हासिल करते ही तुम्हें एक अलग और अलौकिक शक्ति मिलेगी जिसका पता तुम्हें तभी चल पाएगा। देखते ही देखते उनको बातें करते एक दिन बीत गया और आदित्य को अंधेरे से भरी एक घाटी दिखाई दे रही थी। आदित्य उस घाटी के ऊपर उड़ रहा था, तभी उसे महसूस हुआ ये तो जानलेवा जहर है जैसे दिव्य शिल्प पहाड़ी पर था। आदित्य घाटी के अंदर चला गया। अंदर जाते ही आदित्य की सबसे पहले नजर गई हड्डियों पर और वो किसी जानवर की हड्डियां ही इंसान का कंकाल था। और आदित्य की अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि ये तो सफ़ेद दैत्य द्वारा खून चूसा हुआ इंसान था। तभी आदित्य के अंदर झुरझुरी सी उठी। आदित्य ने दिव्य दृष्टि से देखा कि दैत्य को पता चल गया कि वो उसके पास आ रहे हैं। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति से आसपास गोले तैयार कर लिए और उन गोलों को उसने सफ़ेद दैत्य के तरफ फेंकना शुरू कर दिया। उधर सफ़ेद दैत्य हर एक गोले से फूटकर गिरने लगा। आसपास सफ़ेद दैत्य का हरा खून फैल गया। सफ़ेद दैत्य आते जा रहे थे तो आदित्य ने अपने आध्यात्मिक शरीर को बुलाया और उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। सभी दैत्य मेरे आध्यात्मिक शरीर के पीछे चले गए, अब मुझे तलवार ढूंढनी चाहिए। आदित्य झट से तलवार ढूंढने लगा। आदित्य ने देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर एक तलवार जिस पर अर्धचंद्र का निशान था पत्थर में आधी धसी पड़ी थी। आदित्य ने अपनी रफ्तार से दौड़ लगाई और तलवार के पास पहुंच गया और एक बड़े सफ़ेद रंग के दैत्य ने उस पर हमला कर दिया। आदित्य भी तैयार था, उसने अपनी तलवार निकली और दिव्य आभा से दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया और तलवार के पास जाकर आदित्य ने अपने हाथ पर कट लगाया और वो तलवार पत्थर से जोरदार आवाज के साथ बाहर आए और आदित्य की हाथ की तलवार भी एक झटके से उसके हाथ से छूट गई। दोनों तलवारें हवा के उड़ती हुई एक दूसरी के अंदर समा गई और बन है एक चमकदार तलवार और फिर वो आदित्य के हाथ में आ गई। तलवार में से आवाज आई आदित्य मेरी शक्ति को ग्रहण करो और इस घाटी को सफ़ेद दैत्य से मुक्त कर दो। आदित्य ने वैसा ही किया और तलवार की ऊर्जा को ग्रहण करने लगा। देखते ही देखते आदित्य की ऊर्जा बढ़ती है और वो 5 तत्वों के लेवल 4 फिर लेवल 5 फिर लेवल 6 पर पहुंच गया। और देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। जब आदित्य ने आंखें खोली तो वो अंधेरे से भरी घाटी एक खुशहाल बाग में बदल गई। आदित्य बोला अब लोगों को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा कि ये घाटी बागीचे में कैसे बदल गई। आदित्य ने अपने पंख निकले और उड़ गया। इस बार आदित्य टूटते तारे की गति से उड़ रहा था। वाह, मेरी गति तो इतनी तेज हो गई है, अब तो मैं कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच जाऊंगा। तभी आदित्य को कुछ याद आया और उसने तलवार से पूछा तुम पहले वाली तलवार ही हो ना? तलवार से आवाज आई हाँ आदित्य, सभी तलवारें के एकम ही आत्मा है, बस यादें अलग अलग है। मतलब कि अब के तुम्हें एक और तकनीक दे पाऊंगी, तलवार ने बताया। क्या होगी आदित्य की नई तकनीक और क्या अपने माता पिता को बचा पाएगा आदित्य? नेक्स्ट एपिसोड टुमारो।